Hello guys, welcome to Abhyaan AS Academy. I am Vedveer and we are preparing unit number 8 that is marketing management. तो गाइस स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर करें। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट और पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने मार्केटिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है वो हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो के एंड तक बने रहें। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड प्लेस डिसीजन। देखो, मैंने आपको एक क्लास में मार्केटिंग मिक्स के बारे में बताया था। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। देखो, मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है कि वो सारे एलिमेंट जो एक मार्केटर को ध्यान रखने चाहिए जब अपना कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता है तब। तो इट इज द मिक्सचर ऑफ 4 पीस। 4 पीस कौन कौन से थे? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और उसके बाद प्रमोशन। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को यहां पर डिस्कस करनी थी। मार्केटिंग मिक्स में हमारी 4 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, उसके बाद हमारा जो वो इसमें और चीजें ऐड हुई। 3 पीस हमारे और ऐड हो गए। कौन कौन से 3 पीस ऐड हुए हमारे? पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि 4 पीस किसने दिए थे तो आप किसका नाम लोगे? मैककार्थे का। 3 पीस किसने दिए थे? तो ब्रूम विटलर ने दिए थे। और अगर ये पूछता है 7 पीस या मॉडर्न मार्केटिंग मिक्स किसने दिया था तो वहां पर आप नाम लिखोगे फिलिप कॉटलर का। देखो, प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने प्रोडक्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इस पे हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं। तो इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो आप जरूर देखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसमें आज की जो क्लास है उसमें हम ये 2 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। प्राइस क्या होता है और हमारा प्लेस क्या होता है। तो ये मार्केटिंग मिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिस पे हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, बात करेंगे हम किसकी? प्राइसिंग की। सबसे पहले हम प्राइसिंग की बात करेंगे कि प्राइसिंग होता क्या है, कैसे कंपनी एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग करती है। प्राइस से आपके माइंड में कोई चीज समझ आती है कि प्राइस का मतलब क्या है? प्राइस का मतलब यह है कि आप कोई सामान खरीदने गए, आपको कोई सामान खरीदना था और उसके बदले में आपने एक वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू आपने पे करी। वो क्या है? हमारा प्राइस है। अब कई बार लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कॉस्ट होती है, एक होता है प्राइस। अब उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है और प्राइस कितना आ रहा है। जब आप कॉस्ट का मतलब होता है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपने उसके मैन्युफैक्चरिंग में लगाया, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट बोलेंगे। और यहां पर प्राइस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आपने कॉस्ट देखा और अपना उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया तो दोनों को हम क्या बोल देंगे? प्राइस बोल देंगे। आप प्राइस में से कॉस्ट को माइनस कर दो तो आपका क्या पता चल जाएगा? आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्राइस है वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट से रिलेशन रखता है। तो इसलिए, क्योंकि प्रॉफिट से रिलेशन रखता है, हमारी ग्रोथ से रिलेशन रखता है, हमारे फ्यूचर से रिलेशन रखता है, तो इसलिए प्राइसिंग की स्ट्रेटजी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान लो आप कोई प्रोडक्ट लेकर आए मार्केट में, आप लेकर आए प्रोडक्ट 12 रुपए का, ऑलरेडी 10 रुपए का प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, तो आप क्या करोगे? ऐसे में आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है, कॉम्पिटिटर का प्राइस क्या है, आपका प्राइस कैसा है। अगर आपने ज्यादा प्राइस रख दिया तब भी आप बेकार, अगर आप लो प्राइस रख दिया तब भी बेकार। तो इसीलिए आपको अपना प्राइस
बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के डिसाइड करना होता है कि हम किस तरीके से प्राइस को अपना सेट करें। चलिए, तो प्राइस का मतलब क्या होता है? प्राइसिंग एक प्रोसेस होता है फिक्सिंग द वैल्यू दैट अ मैन्युफैक्चरर विल रिसीव द एक्सचेंज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या करेगा, एक गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में एक प्राइस चार्ज करेगा। इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। मैं आपको कोई गुड्स दूंगा, कोई सर्विस दूंगा तो फ्री में तो दूंगा नहीं, उसके बदले में क्या करूंगा, एक मॉनेटरी वैल्यू चार्ज करूंगा। जो मॉनेटरी वैल्यू मैं चार्ज कर रहा हूं उसको मैं क्या बोलूंगा, प्राइसिंग। ये जो प्राइसिंग जो पूरा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कि किस तरीके से हम वैल्यू सेट करेंगे, क्या क्या चीजें कंसीडर करेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग कितनी है, हमारी प्राइसिंग कितनी है, हमारी कॉस्ट कितनी लगी है, कॉम्प्यूटर की कितनी लगी है। तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी कह देते हैं कि भाई अपनी जो कॉस्ट है उसको हम एडजस्ट करते हैं और देखते हैं कि उसको कॉस्ट को कैसे सेट ऑफ करना है। और इसमें मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर दोनों को ऑफसेट किया जाता है। कंज्यूमर क्या चाहता है, लोअर प्राइस पे सामान मिले, और मैन्युफैक्चरर चाहता है मेरा ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे सामान बिके। तो यहां पर हम उनके बीच का कोई रास्ता ढूंढते हैं जिससे कंज्यूमर को भी नुकसान नहीं होना चाहिए और मैन्युफैक्चरर को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अब मान लो मैंने प्रोडक्ट बना लिया लेकिन प्रोडक्ट बिका नहीं मेरा, क्योंकि उससे बेटर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है लोअर प्राइस पे, तो वहां पे मुझे प्राइस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अपनी जो कॉस्ट है उस पर कटिंग करना पड़ेगा, मुझे अपनी ऑल्टरनेटिव चीजें जो मुझे उसमें यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो प्राइसिंग जो है डिपेंड करती है कंपनी की एवरेज प्राइस पे और बायर परसीव्ड वैल्यू पे। अब बायर खरीदने को तो 1.5 लाख का फोन भी खरीद ले और नहीं खरीदने को 1200 में भी कभी निकाल दे कि भैया इसमें कैमरा नहीं है। ये बायर की परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि बायर आपके प्रोडक्ट को लेके क्या परसीव कर रहा है। खरीदने वाले 50 रुपए के बिस्किट भी खरीद लेते हैं और ना खरीदने वाले 5 रुपए के बिस्किट में भी कमी निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है ये डिपेंड करता है कि उसकी परसीव्ड वैल्यू कितनी है कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से। अब आपका प्रोडक्ट और आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में क्या डिफरेंशिएशन है, आपका जो कंज्यूमर है वो आपको क्या वैल्यू दे रहा है, उसकी परसेप्शन क्या है, उसने क्या परसीव करा है आपके प्रोडक्ट के बारे में, इस चीज पे बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इस पे ही कंपनी प्राइसिंग डिसाइड करती है। मतलब कंपनी देखती है कि हम अलग अलग तरीके से प्राइस कैसे डिसाइड करें। चलिए, तो प्राइस का मतलब क्या हुआ, प्राइस इज द वैल्यू प्लेस्ड व्हाट इज द एक्सचेंज। मतलब क्या हम वैल्यू रखें जो हम गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में कंज्यूमर से लेंगे। ठीक है, तो समथिंग ऑफ वैल्यू दैट इज एक्सचेंज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ यूटिलिटी इंक्लूडिंग टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। मतलब टेंजिबल फैक्टर और इंटेंजिबल फैक्टर के बदले में हम सामने वाले पर्सन से क्या सामान ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइस। उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइस बोलेंगे, उसको कॉस्ट नहीं बोलेंगे। कॉस्ट का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करने में जितना भी आपका खर्चा आ रहा है उसको हम बोलेंगे कॉस्ट, और उसमें अपना जब आपने प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड कर लिया तो वो कॉस्ट नहीं बनी, वो आपका प्राइस बन गया। ठीक है, तो बायर को जो है एक ऐसा प्राइस पे करना होता है जो उसकी रिक्वायरमेंट है, ताकि बायर को भी ये लगे कि इसकी जो वैल्यू है वो हम कितनी वैल्यू पे कर रहे हैं और कितना सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है। अगर आपने प्राइस ज्यादा रख दिया है और कंज्यूमर को उससे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है तो नेक्स्ट टाइम वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, या आपसे बेटर प्रोडक्ट लोअर प्राइस पे मिल रहा है तब भी वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो यहां पर जो मार्केटर है उसको ये समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को कितनी वैल्यू दे रहा है या आप कंज्यूमर को कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। आपका जो प्रोडक्ट है और जो सर्विसेज है वो कंज्यूमर को कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ताकि उससे वो सेटिस्फेक्शन फील कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपके वैल्यू डिलीवरिंग प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट से कंज्यूमर सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि मार्केटर जब अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचता है तो वो प्रोडक्ट और सर्विसेज खाली नहीं बेच रहा है, उसके साथ साथ अपनी इमेज बेच रहा है, अपनी गुडविल सेल आउट कर रहा है, अपने सालों की मेहनत सेल आउट कर रहा है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपको वो रेस्टोरेंट पसंद नहीं आया जस्ट बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय और जस्ट बिकॉज ऑफ द एम्बियंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो आप नेक्स्ट टाइम वहां पर प्रेफर नहीं करोगे। इसका मतलब क्या है कि आप और कंज्यूमर दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट हो गया है। जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था वैसा आप उसको डिलीवर नहीं कर पाए हो। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है, ताकि उसके हिसाब से प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वो डिपेंड करता है कि हम अपना प्राइस कैसे रखेंगे, और प्राइस हमें ऐसा रखना है कि जिसको कंज्यूमर पे कर सके। और क्योंकि हमने प्राइस अगर अलग रख लिया, कंज्यूमर की विलिंगनेस नहीं है, उसकी एबिलिटी नहीं है पे करने की, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है।
ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि इसमें जो है कौन कौन से फैक्टर्स को आप कंसीडर करोगे जब आप प्राइस को सेट करोगे। तब सबसे पहली चीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हम कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्राइस कर रहे हैं, इसका किसका प्राइस हम रख रहे हैं। तो गुड्स का सबका प्राइस आपका अलग अलग रहता है, गुड्स का अलग रहेगा, सर्विसेज का अलग रहेगा, ड्यूरेबल का अलग रहेगा, नॉन ड्यूरेबल का अलग रहेगा। तो ये सब चीजें आपकी डिपेंड करेंगी। कॉस्ट ऑफ सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट, मतलब अगर आपका कोई सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है तो उसका कॉस्ट क्या है, उसकी प्राइस क्या जा रही है, और उस पर हमारा जो है कितना हमारा कॉम्पिटिटर है और कितना कितना प्राइस हमने वहां पर मार्केट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट को भी आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं है 10 रुपए का प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप आए और आपने 50 रुपए का प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट रख दी 50 रुपए, तो भैया उसमें कंपटीशन में आपको जो वो बीट करना पड़ेगा। टारगेट ऑडियंस फॉर होम द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, मतलब हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी है, टारगेट कस्टमर हमारा कौन सा है जिसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाई गई है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। अब देखो, अगर हमने हायर क्लास के लिए गुड्स बनाया है तो हम अपना प्राइस उसके हिसाब से रखेंगे, अगर हमने लोअर क्लास के लिए बनाया है तो हम जो वो उसको उसके हिसाब से रखेंगे, क्योंकि उसकी नीड, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, कस्टमाइजेशन उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। अगर आप एक हाई क्लास सोसाइटी के लिए बना रहे हो तो वहां पर आपका जो प्रोडक्ट है वो उसके हिसाब से रहेगा, अगर आप एक लो क्लास सोसाइटी के लिए बना रहे हो तो वहां पे प्रोडक्ट उसके हिसाब से रहने वाला है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमारी जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है वो कितनी आ रही है, तो ये भी आपका डिपेंड करता है। इसमें रॉ मटेरियल, लेबर और जो भी हमारा खर्चा लगा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांजिट, इन्वेंट्री, आपका मैन्युफैक्चरिंग में जितना भी आपका खर्चा लगा है वो सारा खर्चा आप इसमें क्या करोगे, मिलाओगे और देखोगे कि भाई उसमें कितना कितना मशीनरी की कॉस्ट कितनी आ रही है, और आपका रॉ मटेरियल का खर्चा कितना आ रहा है, लेबर का खर्चा कितना आ रहा है, और आपने इन्वेंट्री में कितना खर्चा लगा है, ट्रांजिट में कितना लगा है, वेयर हाउस में कितना लगा है, उन सारे खर्चों को आप ऐड कर दो और ऐड करने के बाद देखो आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है। मान लो अगर आपकी कॉस्ट ही 5 रुपए की आ रही है तो आप 3 रुपए में उस सामान को कैसे बेच सकते हो, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल एलिमेंट। एक्सटर्नल एलिमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, उसकी पॉलिसी और हमारी जो इकोनॉमी है कैसी चल रही है, तो इस वजह से भी हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी। अब देखो, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या फर्क पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई आपको इतनी सैलरी देनी है, तो वो तो सैलरी आपको उतनी ही देनी है, ठीक है, वो गवर्नमेंट का रूल है। गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई इस चीज पे बैन लग गया तो वो आपको नहीं बनाना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे आपको जो है उनको कंसीडर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका जो पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लोन सस्ता हो गया, महंगा हो गया, ये चीज मतलब जो है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, इन सब चीजों को देखना पड़ेगा आपको। इकोनॉमी कैसी चल रही है, इकोनॉमी कैसी चल रही है मतलब हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, बूम है, रिसेशन में है, किस चीज में है, तो वो चीज हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हमारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, इस चीज पे भी फर्क पड़ता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी, तो उसके हिसाब से हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया आप इतनी फीस से ऊपर चार्ज नहीं करोगे, तो वहां पे आपको फीस का क्राइटेरिया आपको उतना ही रखना पड़ेगा। या आपको प्रोडक्ट की एक प्राइस फिक्स कर दे, प्राइस जो सीलिंग है गवर्नमेंट ने कर दी, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया इससे ऊपर जो अपना प्राइस आप नहीं रखोगे, या इतना % आपका जीएसटी रहेगा, तो उस पर जो चीजें हैं वो आपको रखनी पड़ेंगी। इतना % आपको कॉर्पोरेट टैक्स देना है, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ गया तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दोगे, तो उसके हिसाब से मतलब ठीक है भाई जीएसटी वगैरह गवर्नमेंट ने बोल दिया पहले जीएसटी नहीं लगता था अब लगेगा, या पहले लगता था अब नहीं लगेगा, तो उसके हिसाब से वो चीजें आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं हमारे प्राइसिंग के ऊपर, हम जब अपना प्राइसिंग सेट करते हैं तो हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव इसमें रहते हैं। देखो, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है सर्वाइवल के लिए। अब भैया देखो, जब आप प्राइस सेट करोगे तो आप प्रोडक्ट बेचोगे, फ्री में तो बेचोगे नहीं, यू आर नॉट एनजीओ, यू आर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपके सर्वाइवल के लिए प्राइस बहुत जरूरी है। अब मान लो आपने प्रोडक्ट बनाया और आपने बेच दिया, तो ऐसा तो आप नहीं कर सकते, वहां पे आपको जो प्राइस पे करना पड़ेगा, और जब आप प्राइस कंज्यूमर से लोगे तभी आपका जो बिजनेस है वो सरवाइव कर पाएगा। मान लो जब आपके पास पैसा आएगा तब आप आगे की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचोगे, तो इसलिए आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक्सपेंशन ऑफ द करंट प्रॉफिट, ठीक है भाई, जो आपका प्रॉफिट है वो चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट चल रहा है आपका, लेकिन अब आगे क्या, उसमें ग्रोथ भी करनी है। अब ग्रोथ करोगे तो अपना प्राइस आपको उसी के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि प्राइस का लेवल क्या है और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। रूलिंग द मार्केट, मार्केट को रूल करना है तो आपको प्राइस उसी हिसाब से सेट करना पड़ेगा। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, प्राइस
बहुत ध्यान से सोच समझ के डिसाइड करना पड़ेगा। कंपटीशन आपको बीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर को फोकस करना पड़ेगा। तो कुछ रूल्स हैं जो कि आपको मार्केटिंग के बारे में आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद आपको जो है मार्केट का जो इनोवेटिव आइडिया है वो हमारा कैसा है, क्रिएटिविटी कैसी है, इनोवेटिव आइडिया कैसा है। मतलब मार्केट में आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आओ जो आपका धमाका मचा दे और तहलका मचा दे इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी, इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन, ठीक है। सो यू हैव टू मार्केट द प्रोडक्ट इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। देखो आपने प्रॉफिट तो आपको मैक्सिमाइज करना ही करना है, इसके साथ साथ में आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट लगा रखी है, अपना पैसा जो लगा रखा है, उस पर आप रिटर्न भी तो निकालोगे। वो रिटर्न आप कहां से निकालोगे? वो रिटर्न निकालने के लिए आपको प्राइस सेट करना पड़ेगा। मतलब आप टारगेट रिटर्न जो है वो अपनी सेट कर लो और उसके हिसाब से कि भैया हमें इतना टारगेट आपको चाहिए ही चाहिए। तो जितना आपने टारगेट सेट कर लिया उसके हिसाब से अपना प्राइस जो है वो आप अपना डिसाइड कर लोगे। उसके साथ साथ में आप अपनी जो मार्केट की जो पोजीशनिंग है उसको आप एक्सप्लॉइट करोगे और आप देखोगे, एक्सपेंड करोगे उसमें कि जो मार्केट पोजीशनिंग है वो हमारी क्या है। मार्केट पोजीशनिंग को आगे एक्सटेंड करना ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मार्केट की जो पोजीशन है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों के लिए हमारा जो प्राइसिंग है वो बहुत ही सोच समझ के हमें डिसाइड करना है। हमें ये डिसाइड करना है कि भाई हमारा जो प्राइस है वो किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो क्या करेंगे, इनोवेशन के लिए और आपका जो एक्सपेंशन के लिए, मार्केट में रूल करने के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए, आपके फ्यूचर प्लान के लिए, आपके बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, ठीक है। और आपकी जो पोजीशनिंग है उसको एनहांस करने के लिए आप जो प्राइसिंग है उसको थोड़ा बहुत सोच समझ के जो वो डिसाइड करोगे। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है आपका, लेकिन प्रोडक्ट में आपने जो है, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें प्राइस जो आपने सेट किया है वो बहुत ज़्यादा हाई सेट कर दिया, तो वहां पे आपको जो है वो सोच समझ के डिसाइड करना पड़ेगा। या प्राइस आपने बहुत ज़्यादा लो सेट कर दिया है तो वहां पर आपको थोड़ा सा बीट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे प्राइस को अफेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे हमारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे प्राइस को इफेक्ट करेंगे। कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं, चलिए। यहां पर हमारे दो तरीके के फैक्टर हो जाते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल फैक्टर और एक होता है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल का मतलब क्या होता है, विद इन द कंपनी, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ये हमारे कंट्रोलेबल होते हैं, ठीक है। ये हमारे कंट्रोलेबल होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो हमारी जोग्राफिक बाउंड्री है उसके अंदर ही अंदर रहेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब होता है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन प्रीमाइसेस, और आपका बियॉन्ड द कंट्रोल, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, बियॉन्ड द कंट्रोल, ठीक है। तो यहां पर आपका जो कंट्रोल है वो नहीं रहेगा, ये बियॉन्ड द कंट्रोल आपका हो जाएगा। तो इंटरनल फैक्टर में क्या क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कंपनी एक किस तरीके से प्राइस को सेट कर रही है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रॉफिट कमाना हो, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है सेल्स को इंक्रीज करना हो, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है हमारा जो मार्केट शेयर है उसको इंक्रीज करना, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ाना, ठीक है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग हो सकते हैं कंपनी टू कंपनी। अब जिसका जैसा ऑब्जेक्टिव है, अब एक कंपनी चाहती है कि भाई हमें मार्केट में अवेयरनेस बढ़ानी है, अपना जो प्रोडक्ट है उसको पॉपुलर करना है। एक कंपनी ये कहती है कि भैया हमें तो प्रॉफिट ही अर्न करना है, हमें पॉपुलैरिटी से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर जो प्राइस वाली कंपनी है, जो प्रॉफिट वाली कंपनी है, वो अलग तरीके से प्राइस सेट करेगी। प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी वाली जो कंपनी है वो अलग तरीके से प्राइस सेट करेगी। तो उस पर उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसने जो प्राइस सेट किया है वो किस तरीके से सेट किया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स कैसा है, उसका एलिमेंट कैसा है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सब चीजें कैसे हैं, तो इन सब चीजों के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो बाकी प्रोडक्ट में नहीं है, इन चीजों का भी फर्क पड़ेगा। अगर आपके प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है, आपके प्रोडक्ट में वो क्वालिटी है जो बाकी प्रोडक्ट में नहीं है, तो डेफिनेटली यू कैन चार्ज द हायर प्राइस, ठीक है। तो ये चीज आपकी इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आपकी कितनी आ रही है। अगर मान लो एक कंपनी है जिसकी कॉस्ट आ रही है ₹5 और एक कंपनी है जिसकी कॉस्ट आ रही है ₹8,
अब क्या ये दोनों कंपनी 10 रुपए में अपना प्रोडक्ट बेच सकती हैं? ये तो मान लो इसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है और यहाँ पर इसका प्रॉफिट मार्जिन जो वो अगर 8 रुपए तो उसकी कॉस्ट आ रही है, फिर उसमें प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सब चीजें वो देखेगी, इंटरमीडिएरीज वगैरह सब चीजों का काम देखेगी, तो वहां पर उसको जो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, अब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई और जो बाकी जो प्रोडक्शन पॉलिसी वगैरह ये सब चीजें कैसी है, इस पर भी डिपेंड करेगा। अगर थ्रू आउट द प्रोडक्शन होती है तो प्राइस हम उसके हिसाब से रखेंगे, अगर जो है मंथ डिसाइडेड है आपके तो उसके हिसाब से प्रोडक्शन रखें, प्रोडक्शन की पॉलिसी क्या है, तो इन सब चीजों से हम अपना प्राइस सेट कर सकते हैं। कुछ आते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर, कंपटीशन कैसा है, अगर कंपटीशन हमारा कट थ्रोट कंपटीशन है, मतलब एक एक पैसे पे आप मर रहे हो, तो वहां पर आपको जो प्राइस उसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा। एक ने प्राइस घटाया तो आपको भी घटाना पड़ेगा, दूसरे ने बढ़ाया तो आपको सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। मिडिलमैन कितने हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। मिडिलमैन का मतलब क्या है, आपके जो होलसेलर है, रिटेलर है और आपका जो एजेंट वगैरह, ये सब आपके मिडिलमैन का काम करते हैं। ब्रोकर वगैरह सब आपका मिडिलमैन है, मर्चेंडाइजर, फ्रेंचाइजर वगैरह ये सब आपके मिडिलमैन है। ठीक है, अब जितने मिडिलमैन बनेंगे उतनी ही कॉस्ट आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो अब वही चीज जो है आपकी यहाँ पर आती है। नेक्स्ट आता है बायर डिमांड। बायर डिमांड का मतलब क्या होता है कि बायर की डिमांड कैसी है, बायर आपके प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में तो आप अलग तरीके से प्राइस सेट करो, अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है तो प्राइस आप उसके हिसाब से सेट करोगे। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की जब आप डिमांड करोगे तो आपको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कंडीशन। अब इकोनॉमिक की कंडीशन कैसी है, अब मान लो मार्केट में पैसा नहीं है, अब जब मार्केट में पैसा नहीं है तो आपको पैसा कहां से मिलेगा। अब जब मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है, तो आप उसमें कैसे आप सरवाइव करोगे, वहां पे आप प्राइस उसके हिसाब से सेट करोगे। ठीक है, अब मान लो पीछे से ही सामान नहीं आ रहा है आपके पास, तो वहां पे आपको जो वो थोड़ी सी चीजें देखनी पड़ेंगी। स्ट्राइक है, लॉकआउट है, तो वो चीज आपको वहां से डिसाइड करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सी स्टेज में। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। प्रोडक्ट लाइफ के कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, चलिए बताइए फास्ट। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और आपका मैच्योरिटी के बाद आपका डिक्लाइन हो जाएगा। तो 4 स्टेजेस हो गई, कौन कौन सी, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, 4 स्टेज हो गए आपके। तो ये हमारा इसमें आता है। अब आप इंट्रोडक्शन स्टेज में हो तो प्राइस आप अलग तरीके सेट करोगे, ग्रोथ में अलग, मैच्योरिटी में अलग और डिक्लाइन में अलग। तो उसके हिसाब से आप जो प्राइस है वो बहुत सोच समझ के डिसाइड करोगे कि भाई किस तरीके से प्राइस आपका रहना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे कि भाई आपने जो प्राइस सेट किया है वो किस तरीके से सेट किया है, तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई प्राइस आपको कौन सी स्टेजेस में कौन सा प्राइस आपको सेट करना है। अगर आपका डिक्लाइनिंग स्टेज है तो प्राइस उसके हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये सारे फैक्टर्स आपको समझ आ गए, समझ आए या नहीं आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ प्राइसिंग मेथड। कंपनी के पास बहुत सारे प्राइसिंग के मेथड्स होते हैं जो कंपनी यूज कर सकती है। ठीक है, उनमें से कुछ मेथड्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, प्राइस स्कीमिंग, ठीक है, कंपटीशन प्राइसिंग, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, ऑप्शनल प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग और बंडल प्राइसिंग। ये तो कुछ ही हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपके इसमें आ जाएंगी। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, जब मार्केट में आप पेनिट्रेट कर रहे हो, पेनिट्रेट मतलब फैलाना अपने आप को, तो यहां पर कंपनी क्या करती है, पहले अपना प्राइस जो है वो लो रखती है, धीरे धीरे जब आपका डिमांड जो वो बढ़ जाती है प्रोडक्ट की, फिर अपना प्राइस बढ़ा देगी। ठीक है, इनिशियली आपने प्राइस जो वो अपना लो सेट किया और यहां पर आपने जो प्राइस है धीरे धीरे जब प्रोडक्ट की आपकी डिमांड बढ़ी, वहां पे जैसे जैसे प्रोडक्ट की आपकी डिमांड बढ़ी आपने प्राइस जो वो अपना बढ़ा दिया। तो ऐसी प्राइसिंग पॉलिसी को क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। मतलब मार्केट में आपको ग्रोथ बनानी है, आपको पकड़ बनानी है और आपको जो चीजें हैं वो कंज्यूमर के रीचेबिलिटी तक पहुंचानी है। नेक्स्ट आता है आपका प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग का मतलब होता है इसका उल्टा, पहले प्राइस आपने हाई सेट कर दिया, आपने जो प्रोडक्ट है वो हाई उसका सेट कर दिया, हाई रेंज का सेट कर दिया, कंज्यूमर ने आपका प्रोडक्ट खरीदा, उससे जैसे ही आपका नया मॉडल आया आपने पहले वाले के मॉडल के प्राइस आपने डाउन कर दिए। ठीक है, धीरे धीरे जब आपका प्रोडक्ट पॉपुलर हो गया तो आपने जो प्राइस है वो उसके लोअर कर दिए। तो पहले आपने हाई प्राइस सेट किया और उसके बाद आपने लो प्राइस कर दिया। ठीक है, अगला मॉडल आ गया तो आपने प्राइस लो कर दिया। नेक्स्ट आता है कंपटीशन प्राइसिंग। कंपटीशन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंपटीशन प्राइसिंग का मतलब ये है कि जब भी आप किसी कंपटीशन को देखोगे,
तो कंपटीशन, आपके कॉम्पिटिटर ने कैसा प्राइस रखा हुआ, तो उसके हिसाब से आपको रखना है। अगर मान लो जैसे जियो, वोडाफोन और एयरटेल, ये तीनों आज की डेट में बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं। अब जियो, वोडाफोन और एयरटेल जिस तरीके से प्राइस अपना रखते हैं, तो उस तरीके से मतलब क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन में है ये तीनों ही, अगर एक ने प्राइस डाउन किया तो दूसरे को भी प्राइस डाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज डाउन नहीं करोगे तो आपके कंज्यूमर डाउन हो जाएंगे, मतलब आपके जो कस्टमर है वो चले जाएंगे, आपके यूजर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसमें आती है। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से आप प्राइस रखते हो, कि मतलब प्रोडक्ट लाइन आपका किस तरीके का है और उसी हिसाब से उसी रेंज में आप अपने जो प्रोडक्ट है उनको प्रेफर करोगे। जैसे मान लो एप्पल है, एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट लाइन आपको मिलेंगे वो सब आपके हायर रेंज की मिलेंगी। ऐसे ही राडो है, राडो की जितनी भी वॉचेज या जितनी भी आपकी चीजें मिलेंगी वो आपके हायर रेंज की मिलेंगे। ऐसे ही नैनो है, और एक लोअर उसमें कैटेगरी में अगर कोई कंपनी काम करती है, लोअर सेगमेंट के लिए अगर उसने बनाया है, तो उसके जितने भी प्रोडक्ट मिलेंगे आपके उसी रेंज के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहां पर प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से आप जो है वो प्रोडक्ट अपने सेट करते हो। नेक्स्ट आता है आपका साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग को हम ऑड प्राइसिंग भी कह देते हैं, जैसे 199, इसको हम साइकोलॉजिकल प्राइसिंग बोलते हैं, या 349 या 1999। यहाँ पे 2000 ना लिखने की जगह कंपनी इस तरीके की प्राइसिंग करती है, तो इससे क्या होता है कि ये 2 डिजिट में मतलब वो नहीं है, 2000 नहीं है, हमारा 1999 है। तो यहाँ पर बहुत सी चीजें मतलब हमारी इसमें आ जाती है, हमें थोड़ा सा उसके बारे में ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब होता है कि कॉस्ट में अपना प्रॉफिट मार्जिन आप ऐड कर दो, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस आपका प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट बेस, जैसे जैसे आपकी कॉस्ट आ रही है उसके हिसाब से आप अपना जो प्राइस है वो सेट कर लेते हो, मतलब देख लेते हो कि भाई जैसे आपकी कॉस्ट बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ा दोगे, कॉस्ट घट रही है तो प्राइस घटा दोगे। नेक्स्ट आता है ऑप्शनल प्राइसिंग। ऑप्शनल प्राइसिंग में आपका ये रहता है कि आप ऑप्शंस, मतलब आप वो करते हो कि मतलब जैसे कई बार आपको दूसरे प्रोडक्ट के साथ में अगर ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ऑल्टरनेटिव्स हैं तो उसके हिसाब से आप प्राइस अपना सेट कर लो। अगर ऑप्शन अगर कंज्यूमर के पास नहीं है तो आप अपना प्राइस उसके हिसाब से सेट करोगे, अगर कंज्यूमर के पास ऑप्शन है तो उसके हिसाब से आप प्राइस सेट करोगे। अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, अगर उसका कोई ऑप्शनल उसके पास अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से प्राइस सेट करोगे, सब्स्टिट्यूट नहीं है तो आप अलग तरीके से प्राइस सेट करोगे। प्रीमियम प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे आप अपनी प्रीमियम अपनी ब्रांड के बेसिस पे आप प्राइस सेट करोगे। अगर आपकी जो नॉर्मल प्राइस से मतलब आप में ऐसा क्या है जो बाकी प्रोडक्ट में नहीं है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करो, अपनी ब्रांड की वैल्यू बढ़ाओ, और कोई तो ऐसी चीज होगी जिसके बेसिस पे आप अपना जो प्रोडक्ट की क्रिएटिविटी बढ़ाओ, मतलब जो आपने किया है वो बाकी प्रोडक्ट नहीं कर रहे, तो ऐसे में आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो। मतलब एप्पल के लिए लोग 1.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है, क्यों? क्योंकि एप्पल में कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसे फीचर्स है जो बाकी फोन में नहीं मिलेंगे, तो वही आपका प्रीमियम है। नेक्स्ट है बंडल प्राइसिंग। बंडल प्राइसिंग को हम कॉम्बो प्राइसिंग भी बोल देते हैं। जैसे मान लो एक सिंगल प्रोडक्ट लोगे तो वो आपका 75 का पड़ेगा, अगर 2 प्रोडक्ट लोगे तो वो आपको 135 का पड़ेगा। तो ये आपके कॉम्बोज हो गए। अब लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे जो वो 15 रुपए बच रहे हैं, तो वहां पे मतलब लेकिन कंपनी ने क्या कर दिया, एक के साथ एक अपना जो वो प्रोडक्ट अपना बेच दिया, 2 प्रोडक्ट बेच दिए। अगर सिंगल प्रोडक्ट लोगे, जैसे लक्स का सोप आता है, सिंगल लोगे तो 30 का, और अगर 4 पीस का वो लोगे तो उसमें एक स्मॉल वाला जो पैकेट है वो आपको फ्री मिलेगा, बाय 4 गेट 1 या बाय 3 गेट 1। ठीक है, बाय 3 गेट 4 या इस तरीके से मतलब जो है वो चीज आपकी इसमें आ जाती है, तो उसको बोलते हैं बंडल प्राइसिंग, मतलब कॉम्बोज आपके जो रहते हैं। ठीक है, अब जैसे कई बार आप डोमिनोज में जब आप जाते हो तो डोमिनोज में क्या करेगी वो मैडम, आपको कोई आप उसको अपना बता दो, अपना ऑर्डर बता दो, तो वो बोलेगा मैम आप जो है या सर आप जो है ये चीज़ अगर आप 100 रुपीज़ और एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आपको 1 स्मॉल और 1 दिस और दैट वो आपको मिल जाएगा, अगर आप इतना पैसा और पे करेंगे तो आपको कॉम्बो मिल जाएगा, फैमिली मिल जाएगा, दिस और दैट। तो वो सब आपके बंडल प्राइसिंग आपके रहते हैं। कॉम्बोज मतलब जो है चीज़ आपकी आती है, सिंगल खरीदोगे इतने का रहेगा, ये खरीदोगे इतने का रहेगा, तो उसको बंडल प्राइसिंग बोलते हैं। चलिए, इसमें कुछ प्राइसिंग मेथड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या कहता है, कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड, ठीक है, जो कॉस्ट पे बेस्ड हमारे रहते हैं। इसमें कॉस्ट प्लस प्राइसिंग आपका रहता है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब ये रहता है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरर जो है अपना फिक्स परसेंटेज जो प्रॉफिट मार्जिन की अपने रखता है, और उसमें कॉस्ट प्लस अपना प्रॉफिट मार्जिन वो उसमें ऐड कर देगा, और उसके हिसाब से अपना प्राइस सेट कर लेगा। फिक्स परसेंटेज जिसको हम मार्कअप और उसमें अपना जो वो ऐड कर लेता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्लस
प्राइसिंग, मतलब कॉस्ट से ऊपर ही रखेगा। मार्कअप प्राइसिंग, मार्कअप प्राइसिंग का मतलब होता है फिक्स नंबर और परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इज एडेड टू द प्रोडक्ट प्राइस एंड गेट द सेलिंग प्राइस। मतलब आप पहले ही जब अपना प्राइस निकालोगे तो उस टाइम पे आप फिक्स परसेंटेज अपनी जो पहले ही बता दो, उसके बाद अपना जो वो सेलिंग प्राइस आप सेट करो। इसमें क्या है, कॉस्ट में अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करो। यहां पर क्या है, जब कॉस्ट निकालोगे उसी में आपने अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उसमें ऐड कर लिया, तो उसके हिसाब से आप अपना जो मार्कअप प्राइस है वो आप निकालोगे उसमें। ठीक है, जब आप कॉस्ट निकालोगे तो उस टाइम पे ही आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। ये कॉस्ट में इंक्लूड करोगे, यहाँ पे प्रॉफिट जो वो कॉस्ट पे बेस्ड रहेगा, कॉस्ट की परसेंटेज, अदरवाइज यहाँ पे आपने जो फिक्स परसेंटेज अपने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट है आपका टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग का मतलब होता है कि आपने एक टारगेट बना लिया कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रहने वाला है, या हमने इतनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपनी पे करी है, तो उसके हिसाब से आप अपना जो टारगेट रिटर्न जो है कि भैया मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए हर किसी हालत में, तो वो आपका टारगेट रिटर्न प्राइसिंग आपका हो जाता है। कंपनी जो फिक्स कॉस्ट अपना बता देती है कि भैया मुझे इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब चाहिए, मुझे बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए, ऐसे ही आपकी मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड होते हैं। मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड में क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहला आता है आपका परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि कस्टमर ने आपके वैल्यू को क्या परसीव किया है। अब कस्टमर को लगता है कि भाई हम एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, या कंज्यूमर ने आपके जो वैल्यू है प्रोडक्ट को उसको हाई जज कर लिया है या लो जज कर लिया है, तो उसके हिसाब से पे करेगा। मतलब कंज्यूमर ने आपकी क्वालिटी, आपके एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपैक्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, उसको बोलते हैं परसीव्ड मार्केट प्राइसिंग या परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। कंज्यूमर ने आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या परसीव किया है। नेक्स्ट आता है आपका वैल्यू प्राइसिंग। वैल्यू प्राइसिंग का मतलब होता है कंपनी प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट दैट हाई इन क्वालिटी बट लो इन प्राइस। मतलब वैल्यू प्राइसिंग में क्या होता है कि कंपनी क्वालिटी से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, लेकिन प्राइस अपना कम कर देती है। अब जैसे होता क्या है कि अब आपने एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट लो प्राइस पे आपने दे दिया, तो इससे क्या है, कंज्यूमर को ये लगेगा कि भाई अरे वाह, प्राइस इतना इसका इतना कम और प्रोडक्ट इतना बढ़िया। तो इसमें क्या है कि उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा और वो लॉन्ग टाइम के लिए साथ आपके साथ में अटैच रहेगा। उसको ये रहेगा कि भाई हमने जो प्रोडक्ट है वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ में अटैचमेंट कर दी है। ठीक है, गोइंग रेट प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग का मतलब होता है कि यहां पर कॉम्पिटिटर का जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से आप अपना प्राइस सेट कर लोगे। मतलब इसमें ये देखोगे कि भाई आपका जो भी प्रिवेलिंग रेट चल रहा है मार्केट में, जो भी आपका प्रिवेलिंग रेट मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से अपना जो रेट है वो अपना सेट कर लोगे। नेक्स्ट होता है ऑक्शन टाइप प्राइसिंग। ऑक्शन टाइप प्राइसिंग का मतलब होता है डे टू डे, या जिसमें आप अपना जो प्राइस जो वो कम ज्यादा आप कर सकते हो। जैसे OLX वगैरह पे हम सामान बेचते हैं, उसने बता दिया प्राइस हमारा इतना है, वो बताएगा कि नहीं भैया हम तो इतने में खरीदेंगे या इतने में खरीदेंगे, कुछ कम ज्यादा बार्गेनिंग काइंड ऑफ, तो वो आपका ऑक्शन प्राइसिंग आपका हो जाता है। जैसे क्विकर है, ईबे है आपका, ठीक है, तो आपका OLX है, क्विकर वगैरह है, यहाँ पर भी आपको सामान मिल जाता है। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब होता है कि आप अपना जो है प्रोडक्ट में, मतलब अलग अलग जगह पे आप अलग अलग प्राइस अपना करोगे। जैसे मतलब कोई नॉर्मल बॉटल है, अगर आप एक नॉर्मल उससे शॉप से खरीदते हो तो आपको 20 का पड़ेगा। वही बॉटल जो है अगर आप एक 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में खरीदोगे तो वो 100+ की पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो प्राइसिंग जो है वो डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द रीजन, आप एरिया के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, इन सब चीजों से आपको रहता है। जैसे वही पॉपकॉर्न आपको नॉर्मल खरीदोगे तो आपको 20-30 रुपीज में मिल जाएंगे। वही पॉपकॉर्न आप मूवीज के थिएटर से खरीदोगे तो वहां पे आपको 100 रुपीज के मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पे टाइम और प्लेस की वैल्यू आपकी हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका प्रोडक्ट एरिया वगैरह इन सब चीजों से भी फर्क पड़ता है। अगर जैसे कई बार कुछ प्रोडक्ट आपके लिखे होते हैं फॉर दिल्ली, आपका प्राइस जो है वो इतना रहेगा, हरियाणा के लिए इतना रहेगा, इसके लिए इतना रहेगा, इसके लिए इतना रहेगा, तो ये चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अपना इस तरीके से भी हम प्राइस अपना सेट कर सकते हैं। तो वो आपका डिफरेंशियल प्राइसिंग रहता है, उसके हिसाब से प्राइस हम डिफरेंशिएट कर देंगे। अब जैसे हम ये भी कह सकते हैं, अब जैसे मान लो आप उस पर जाते हो, मूवीज आप बुक करते हो, तो मूवीज अगर आप वीकेंड पे बुक करोगे तो आपको जो वो महंगी पड़ेगी, अगर आप वीकडेज पे करोगे तो आपको सस्ती पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही आप जो है उसमें मैं पहले से ही प्री प्लानिंग अगर मैं कर रहा हूँ, प्री बुकिंग में करता हूँ तो वो सस्ती पड़ेगी, अगर ऑन दी स्पॉट करोगे तो वो आपकी महंगी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका ये जो चीज़ें हैं प्राइस में आपको डिफरेंस मिलेगा। उसी फ्लाइट में आप बैठ के जाओगे
उसी में वो बंदा बैठ के जाएगा, लेकिन प्राइस में आपको डिफरेंस मिलेगा। इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, उसमें भी आपको प्राइस में डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके इसमें आ जाती है। चलिए, नेक्स्ट आता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये मैंने आपको बता ही दिया ऑलमोस्ट कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग में आपका क्या रहेगा कि मार्केट में आप पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, और यहां पर एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है वेयर प्राइस आर सेट लो टू अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर एंड इंक्रीज द मार्केट शेयर इंक्रीज। जैसे इनिशियली आप लो प्राइस सेट करोगे और जैसे ही आपका मार्केट शेयर बढ़ जाता है, मार्केट में कस्टमर आपका अट्रैक्ट होने लग जाता है, तो आप अपना प्राइस धीरे धीरे क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो। इस मेथोडोलॉजी में आप मार्केट में रैपिड ग्रोथ आप करोगे और धीरे धीरे आप अपना जो लॉयल क्लाइंट बेसिस आप बढ़ा लोगे। पहले आपने प्राइस लो सेट कर दिया, धीरे धीरे एकदम से नहीं बढ़ाना, धीरे धीरे जैसे आपका कंज्यूमर बेस बढ़ता जाए, मार्केट शेयर आपका बढ़ता जाए, ग्रोथ आपकी पॉसिबिलिटी हो जाए, तो आप धीरे धीरे अपना प्राइस जो वो बढ़ा दो। जियो ने क्या करा, जियो ने पेनिट्रेशन प्राइसिंग को फॉलो किया। उसने क्या करा, मार्केट में पहले फ्री में दिया, फ्री से आपका प्राइम मेंबरशिप लगा दिया 199 वन लाइफ टाइम के लिए, ये चीज चलती रहेगी, लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, फिर उसके बाद रिचार्ज वाले सिस्टम पे आ गए। ठीक है, तो यहां पर धीरे धीरे आपका प्रॉफिट आर लोअर इन द शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपका जो सेल्स है वो आपकी बढ़ेगी, और आपका जो डिमांड है, जैसे ही आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आप अपना प्राइस बढ़ा दोगे। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट आता है आपका प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग इसका उल्टा होता है। प्राइस स्कीमिंग क्या कहता है, हाई इंट्रोड्यूसरी प्राइस और चार्ज फॉर द इनोवेटिव प्रोडक्ट। अगर आपका कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट है या आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो मार्केट में अभी तक पॉपुलर नहीं है, या ऑलरेडी मतलब आपकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, तो ऐसे में आपने क्या किया कि जो है टू व्हेन द मार्केटर एंटर इन द मार्केट विद द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें आपका वो क्या करता है कि जैसे वो आप पहले आपने हाई प्राइस सेट कर दिया, जब और लोग आपके रेंज में आ जाए, कॉम्पिटिटर आपका आ जाए, तो उसके बाद आप अपना प्राइस जो वो लो कर दोगे। ठीक है, तो जो है नई टेक्नोलॉजी आपकी आती है, तो वहां पर आप जो वो हाई प्राइस चार्ज करते हो, मतलब पहले आप इनिशियली हाई प्राइस चार्ज करो, धीरे धीरे जब आपका प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाए तो आप अपना प्राइस जो वो लो कर दो। इनोवेटिव क्रिएटिव जब तक रहेगा, जब तक और कोई कॉम्पिटिटर नहीं, तब तक आप हाई प्राइस सेट कर लो। ठीक है, व्हेन सेम टेक्नोलॉजी इज यूज बाय द अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, जब बाकी आइटम आ जाए, बाकी कंपनी भी उसमें आ जाए, तो प्राइस अपना लो कर दो, क्योंकि जितना प्रॉफिट मार्जिन आपको कमाना था वो तो आपने कमा ही लिया है। नेक्स्ट आता है आपका प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग का मतलब यह है कि आप जो नॉर्मल प्राइसिंग है उससे आप हायर प्राइस जब आप चार्ज करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम प्राइसिंग। लेकिन नॉर्मल से ज्यादा क्यों, नॉर्मल से ज्यादा क्यों, तो वही चीज हम यहां पर देखते हैं। मेड बाय एप्पल, ब्रांड है भैया, ब्रांड ने कोई प्रोडक्ट बनाया है आपका, तो उसको हम ये बोल सकते हैं मेड बाय एप्पल। ठीक है, ऐसे ही लिमिटेड एडिशन है, भैया हमारा जो प्रोडक्ट है उसका लिमिटेड एडिशन है, तो इसलिए आपको जो है ये चीज़ आपकी रहेंगी। तो लिमिटेड एडिशन तो लोग ऐसे भाग के पड़ेंगे जैसे पता नहीं क्या ही मिल रहा है, उसके बाद पता नहीं दुनिया में ये दुनिया रहेगी या नहीं रहेगी, तो इसलिए लोगों को बस ये रहता है कि भाई लिमिटेड एडिशन है, लिमिटेड सीट्स है, तो ठीक है भैया बुक करवा लो। प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है आपका मतलब हमारे प्रोडक्ट में ऐसी क्वालिटी, ऐसे फीचर्स हैं जो कि बाकी प्रोडक्ट में नहीं है, तो हम अपना प्राइस प्रीमियम प्राइस रखेंगे। प्रीमियम मतलब हायर देन नॉर्मल, हायर देन नॉर्मल, मतलब आपका जो नॉर्मल प्राइस है उसको एक्सीड करके आप अपना जो हायर प्राइस है वो सेट कर लोगे। मतलब उसके हिसाब से आप देखोगे कि भाई आप प्राइस जो वो अपना किस तरीके से अपने रखे हैं आपने। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका कुछ चीजें और आती हैं, जैसे प्रमोशनल प्राइसिंग आ गया आपका। प्रमोशनल प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, जो प्रमोशन के पर्पज से आप वो करते हो, मतलब इसमें आपका जो प्राइस जो आप सेट करते हो उसमें प्रमोशन के तरीके से या प्रमोशनल बेसिस पे आप अपना प्राइस सेट करते हो। जैसे इसमें जैसे सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स वगैरह जो है वो आप अपने लगाते हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। प्रमोशनल प्राइसिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, जिसमें आप अपना जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस उसी के हिसाब से सेट कर देते हो टू इंक्रीज द मार्केट शेयर और कंज्यूमर डिमांड। जैसे इसमें क्या आ गया, सबसे पहले आ गया आपका स्पेशल इवेंट प्राइसिंग। स्पेशल इवेंट प्राइसिंग का मतलब होता है जैसे बहुत सारे ऑफर हैं, जैसे दिवाली ऑफर है और रक्षाबंधन ऑफर है और धनतेरस ऑफर है और आपका न्यू ईयर ऑफर है, क्रिसमस और अभी नेक्स्ट मंथ आपका क्रिसमस ऑफर आएगा, फिर आपका न्यू ईयर ऑफर आएगा, फिर आपका जो है और मान लो कोई ऑफर आ जाएगा, होली ऑफर आ जाएगा या नवरात्रे स्पेशल। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपके ऑफर आते हैं तो बहुत सारे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको जो है
ये चीज़ें कंपनी कर सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये भी एक तरीका हो सकता है कैश रिबेट का। कैश रिबेट का मतलब होता है कि कंपनी ये कहती है कि भैया अगर हमारा आप ये आइटम खरीदोगे तो इतना आपको कैशबैक मिलेगा। अब कैशबैक के चक्कर में लोग उसको जो खरीद लेते हैं। मतलब अगर आपने 2000 तक का हमारा सामान खरीदा तो हम आपको 20% कैशबैक देंगे, ठीक है, या 10% आपको कैशबैक मिलेगा। तो इसका मतलब है वो 200 रुपीज़ का आपको कैशबैक दे देंगे। तो यहाँ पर ये भी एक तरीका होता है प्राइस को सेट करने का। चाहे वो प्रॉफिट मार्जिन पहले ही ले ले, लेकिन आपने फ्री का लालच दे दिया तो लोग उसको भक्के पड़ेंगे। ऐसे ही लॉस लीडर प्राइसिंग। लॉस लीडर प्राइसिंग का मतलब होता है कि कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो मार्केट में जिनका ट्रेंड कम हो रहा होता है, तो वो अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर की अटेंशन को ग्रैप्स करने के लिए इस तरीके की प्राइसिंग रखते हैं। जैसे ओसवाल है, उसके आगे आपकी जो सेल लगी होती है 50% ऑफ या 25% ऑफ या 70% ऑफ, ठीक है, या स्टॉक क्लियरेंस का नाम उसके आगे लिखा होता है। तो इसमें क्या करती है कंपनी, जो वो अपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए या भीड़ को इकट्ठा करने के लिए इस तरीके की पॉलिसी अपनाती है। लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग, 0% फाइनेंसिंग, या आपका जो है कहीं की भी आईडी लाएं और फोन ले जाएं, ठीक है। तो इस तरीके की भी चीजें आपकी इसमें आ जाती है। ईएमआई पे भी हम अवेलेबल करवाते हैं। अपना कोई भी महंगा सामान है, अब आपको क्या लगता है सब लोग 1.5 लाख का फोन उस पर ही लेते हैं? बहुत सारे लोग मतलब कैश पे ही लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 1.5 लाख का फोन आपका किस पे ले रहे हैं? ईएमआई पे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। मोबाइल सेट वगैरह पे भी आपका ऑप्शन आपका रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आपका रहेगा, नेक्स्ट आता है आपका प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है कि यहां पर हम अपना प्रोडक्ट जो है, जैसे मान लो ये हमारा मैन्युफैक्चरर है, ये हमारा कंज्यूमर है। अब मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर तक अपना जो प्रोडक्ट है वो कैसे पहुंचाओगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ये जो डिसीजन है वो आपके प्लेस में आ जाते हैं। तो प्लेस का मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड डिसीजन, हाउ द प्रोडक्ट विल मूव फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक का जो प्रोडक्ट सफर तय करेगा उसको हम बोलेंगे प्लेस डिसीजन, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? प्लेस इज ऑल्सो नोन एज चैनल, या इसको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कह देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन या इंटरमीडियरीज। मतलब कौन कौन इंटरमीडियरीज है आपका मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। कंपनी अपने यहां से प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाती है, उस चीज को बोलते हैं प्लेस। या उसके नियर बाय प्लेस तक उसने उसको कैसे पहुंचाया, उसको हमने बोला प्लेस। तो ये हमारा एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हम गुड्स एंड सर्विसेज को मूव करते हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और टू सर्विस प्रोवाइडर टू द यूजर और द कंज्यूमर। मतलब मैन्युफैक्चरर से लेकर हमारा या सर्विस प्रोवाइडर से लेकर कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट कैसे मूव करेगा, इस चीज को हम क्या बोल देंगे? प्लेस, ठीक है। तो इसको हम मार्केटिंग चैनल भी कह देते हैं। तो ये क्या होता है कि इंटरडिपेंडेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि बिना मार्केटिंग चैनल के कंपनी जो वो अपना जो प्रोडक्ट है वो आगे कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा सकते। तो इसलिए उसको किसी ना किसी की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। ये चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसको तैयार करना पड़ेगा। कंपनी कैसे उसको पहुंचाएगी? कंपनी डायरेक्ट आउटलेट खोलेगी अपने, या डायरेक्टली कंज्यूमर से डील करेगी, या किसी मीडिएटर को थ्रू डील करेगी? ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो यही चीजें हमें यहाँ पे सेट करनी है। देखिए यहां पर इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट भी कह देते हैं कि कंपनी अपना सामान जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी और एक्टिविटीज कैसे रहेंगी इसमें। इसमें आपका सारा लॉजिस्टिक आपका आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आपका आ जाएगा, वेयरहाउस आपका आ जाएगा, स्टोरेज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह, ये सारी चीजें आपके आ जाएंगी कि आपका सामान कहाँ पे स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा और किस तरीके से आप अपना सामान जो वो आगे डिलीवर करोगे कंज्यूमर तक। तो ये सारा आपका चैनल मैनेजमेंट में आपका आ जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है जितने भी मेंबर्स वगैरह जो होते हैं उन सबको भी अपनी अपनी पेमेंट चाहिए होती है। तो ये सब चीजें हमें बहुत सोच समझ के डिसाइड करनी है। इसको हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह देते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कंपनी प्लान करेगी, इंप्लीमेंट करेगी, कंट्रोल करेगी और ये चीज डिसाइड करेगी कि भाई हम अपना सामान जो है रॉ मटेरियल है, ठीक है, या आपका जो फिनिश गुड है, फाइनल गुड है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेके पॉइंट ऑफ यूज, इसको हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी जहां से वो बना से लेकर पॉइंट ऑफ यूज, ठीक है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन का मतलब मैन्युफैक्चरर और पॉइंट ऑफ यूज का मतलब क्या है? कंज्यूमर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक आपका सामान जो वो कैसे पहुंचा और क्या क्या उसने रेंज जो वो अपनी पूरी करी, इस चीज को मैं क्या बोलूंगा? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
चलिए, तो यहां पर कंपनी जो वो दो तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करती है। पहली स्ट्रेटजी होती है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी स्ट्रेटजी होती है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी कोई इंटरमीडियरीज अपना यूज नहीं करती है, कंपनी डायरेक्टली अपना आउटलेट खोलेगी और वहीं से कंज्यूमर से डील करेगी। तो यहां पर जो है कंपनी डायरेक्टली और कोई भी इंटरमीडियरीज चैनल को यूज नहीं करती है, कंपनी डायरेक्टली द प्रोडक्ट गोज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर टू द रिटेलर और फाइनल टू द कंज्यूमर। इसमें जो चेन जो है वो उसके हिसाब से कंपनी फॉलो करेगी। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आपका क्या रहता है कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी जो वो उसको फॉलो करती है, मतलब डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर रहेगा, उसके बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं रहेगा। और इनडायरेक्ट में आपका क्या रहेगा, मैन्युफैक्चरर फिर आपका रिटेलर और रिटेलर से फिर आपका कंज्यूमर। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनल जो कंज्यूमर है वो उसको सामान मिलेगा। अब हो सकता है कि इसके बीच में और चैनल भी आ जाए और लोग भी इसमें जुड़ जाएं। जितना चैनल लंबा होगा उतना ही कंज्यूमर को नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जितने लोग इसमें ऐड हो रहे हैं, मान लो मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया 5 रुपए में, उसने एजेंट को बेचा 7 रुपए में, एजेंट ने होलसेलर को बेचा 9 रुपए में, और इसने होलसेलर ने रिटेलर को बेचा 11 रुपए में, और रिटेलर ने उसको जो वो कंज्यूमर को बेचा 15 रुपए में। अब 5 रुपए की चीज 15 रुपए की पड़ रही है। अब मान लो अगर ये दो लोग ना होते तो ये 5 वाला इसको 7 का और 7 वाला इसको 10 का। ठीक है, तो ये चीज आपके डिपेंड करती है कि उसमें कितने इंटरमीडिएरीज है। जब आप इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, कंपनी किसी मीडिएटर का सहारा ले रही है। और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि कंपनी डायरेक्ट अपने आउटलेट से कंज्यूमर से डील कर रही है और उसको वो सामान प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, चलिए, एक होती है आपकी पुल स्ट्रेटजी और पुश स्ट्रेटजी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग की स्ट्रेटजी में, पुल स्ट्रेटजी और पुश स्ट्रेटजी। देखो, पुल स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है और पुश स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि ये हमारा एक सप्लाई मॉडल होता है जहां पर प्रोजेक्ट डिमांडेड। इसमें पुश स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपके सेल्स पर्सन है, ठीक है, मान लो आप एक मैन्युफैक्चरर हो, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड जितने भी पर्सन हैं, आप इन सबका कमीशन बढ़ा दो, तो वो सब क्या करेंगे, अपना अपना कमीशन गेन करने के चक्कर में अपने डिस्प्ले पे, अपने आउटलेट पे वही आइटम को पहले रखेंगे जिन पे उनका कमीशन ज्यादा होता है। कमीशन बढ़ाओ, भाग के बेचेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रेटजी को हम क्या बोलते हैं, पुश स्ट्रेटजी। तो इसमें आपने क्या करा कि अपना प्रोडक्ट जो वो बेच दिया, प्रोडक्ट को आप, वो क्या करेगा कि आपका जो शॉपकीपर है वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा, अरे मैडम कहाँ उसके चक्कर में पड़ रहे हो, आप ये वाला प्रोडक्ट देखो, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, 10 लेकर आया था, 8 बिक गए, एक आप ले जाओ, एक रह जाएगा, उसको कोई और ले जाएगा। तो मेरे से 8 बेच चुका हूं, उसकी बहुत डिमांड है। जैसे ही आपने ये वर्ड सुना तो मतलब आपको लगेगा कि भाई आप ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हो जो ऑलरेडी मार्केट में डिमांडेड है। ठीक है, तो ऐसे उसको क्या बोलते हैं, पुश स्ट्रेटजी बोलते हैं। या वो अपने डिस्प्ले पे हमेशा वही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे जब कोई चीज को देखते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, जो दिखेगा वो बिकेगा, और जिस पे उसका कमीशन ज्यादा रहेगा उसको रखेगा वो फ्रंट पे, जिस पे कमीशन रहे कम रहेगा उसको रखेगा वो बैक पे। नजर पड़ गई, ठीक है ये भी बेचना है, ठीक है। तो पुल स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, पुल स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि जस्ट इन टाइम मतलब चीजें आपकी रहती हैं। तो इसमें आपने क्या करा कि जैसे आपने एडवर्टीजमेंट प्रमोशन वगैरह पे आपने बढ़ाया, इसमें आपने जो, इसमें आपने एडवर्टीजमेंट वगैरह पे नहीं बढ़ाया था, इसमें आपने इस तरीके से मतलब वो करा। फुल स्ट्रेटजी में आपका क्या रहेगा, कंज्यूमर खुद बोलेगा भैया मुझे वो वाला सामान दे दो। क्यों? वो ऐड देखकर आया, फ्री के चक्कर में, वो डिस्काउंट के चक्कर में, वो कूपन के चक्कर में, वो चीज जो वो आपके उसमें आ जाएगा, तो वो बोलेगा भैया इसके साथ ये चीज फ्री आती है ना, ला वो वाला दे दो। और कुछ टाइम पहले मतलब आपका जो है वो च्यवनप्राश के डब्बे के साथ में आपका एक डाबर हनी की बोतल आपकी फ्री आती थी। ठीक है, तो उसके चक्कर में लोग उसको ले लेते थे। या उसके साथ में जैसे एक टाटा टी है, टाटा टी के साथ में कोई स्टील का बर्तन आता था, मतलब कटोरी चम्मच गिलास समथिंग करके ऐसे कुछ आते थे। फिर उसके बाद कुछ बिस्किट्स वगैरह इस तरीके से चीजें निकाली आपने, तो उससे क्या है कि वो फ्री के चक्कर में वहां से वो प्रोडक्ट आपका खरीद लेता है। तो ऐसी स्ट्रेटजी क्या होती है, पुल स्ट्रेटजी होती है। जब आप इनका कमीशन बढ़ा दो, वो आपको बोले मैडम ये आप ये खरीद के ले जाओ, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, नहीं बिके, नहीं बढ़िया बने, आप मुझे वापस कर जाना। ठीक है, इसके बाद आता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वो होते हैं हमारे 4 तरीके के। कितने तरीके के? 4 तरीके के। 0 चैनल, 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल। ठीक है, 0 चैनल का मतलब होता है मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर। यहां पर कोई भी इंटरमीडिएरीज आपका जो वो नहीं रहेगा, इसको डायरेक्ट चैनल भी हम इसको कह देते हैं या 0 लेवल भी कह देते हैं। 1 चैनल का मतलब क्या है,
ये मैन्युफैक्चरर है, ये आपका कंज्यूमर है, इसके बीच में एक पर्सन आपका रहेगा, और मान लो आपने रिटेलर मान लिया, ठीक है। वन क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक इंटरमीडिएट इसके बीच में है। टू चैनल, टू चैनल का मतलब क्या है, ये मैन्युफैक्चरर, आपका होलसेलर, रिटेलर, फिर आपका कंज्यूमर, यहां पर दो लोग आपके इंटरमीडिएट हैं इसमें, ठीक है। थ्री चैनल, मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, और फिर आपका होलसेलर, रिटेलर और आपका कंज्यूमर, ये तीन पर्सन आपके इंटरमीडिएट जो वो इसमें आ गए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थ्री चैनल। ये चीज समझ आ गई आपको। जीरो लेवल क्या होता है, वन लेवल क्या होता है, टू लेवल क्या होता है, थ्री लेवल क्या होता है, चार लेवल पे हम जो वो काम करते हैं। ये लेवल्स बेसिकली क्या है, वो इंटरमीडिएट्स की संख्या बताते हैं कि नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स आर देयर बिटवीन यू एंड मैन्युफैक्चरर, ठीक है। चलिए, होलसेलर कौन होता है, जो आपका बल्क में सामान खरीदता है। होलसेलर देता है रिटेलर को। रिटेलर आपका क्या है, जैसे मान लो होलसेलर ने आपके 1000 आइटम खरीदे, तो रिटेलर आपका 500 आइटम खरीदेगा या 200 आइटम खरीदेगा। होलसेलर जो वो रिटेलर से खरीदता है आपका, मतलब रिटेलर जो वो आपके होलसेलर से खरीदता है, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा। अब आते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एजेंट्स होते हैं, ये इंटरमीडिएट्स होते हैं हु स्टॉक द प्रोडक्ट फॉर मैन्युफैक्चरर और सेल देम, मतलब उसको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर और उसके मतलब बेचने के लिए आपका वो करते हैं, ये आपका मैन्युफैक्चरर ही उसको अपॉइंट करते हैं, उसको डीलर भी कह देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर, ठीक है। उसके बाद आपके मतलब उसमें थोड़ा सा जो है ये चीज आपके आती है, डीलर जो है स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं, जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर में और भी कई सारे आइटम वो सेल कर सकते हैं, लेकिन जो डीलर है वो स्पेशलाइज्ड रहते हैं उस पर्टिकुलर चीज के लिए, कि वो इसी चीज को बेचेगा, बाकी चीज को वो नहीं बेचेगा, ठीक है। वो कंपनी के बिहाफ पे जो ये जो डीलर्स होते हैं वो कंपनी के बिहाफ पे एक ही कंपनी का सामान ये जो बेचते हैं, ठीक है। जैसे मारुति के डीलर हैं आपके, तो वो डीलर एक पर्टिकुलर ब्रांड के ही आपका जो प्रोडक्ट है उसको बिकवाएगा। नेक्स्ट आता है आपका एजेंट और ब्रोकर। एजेंट और ब्रोकर जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, ये ब्रोकरेज पे काम करते हैं, मतलब वो कमीशन लेते हैं आपके, वो आपसे भी कमीशन लेगा, सामने वाली पार्टी से भी कमीशन लेगा, तो जो है ये चीज आपके इसमें आ जाती है। तो अपने गुड्स को जो है वो एजेंट जो वो अपने गुड्स को बेचेंगे और आपके आपके बिहाफ पे जो क्या करेंगे, अपना कमीशन चार्ज करेंगे, तो ये चीज जो वो आपकी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है फैक्टर डिटरमाइनिंग द लेंथ ऑफ द चैनल, मतलब जो हम लेंथ चैनल के लेंथ जब डिटरमाइन करेंगे, चैनल की लेंथ हम छोटी रखें बड़ी रखें, तो हम क्या फैक्टर्स को डिसाइड करेंगे। सबसे पहली चीज साइज ऑफ द मार्केट। साइज अगर आपका मार्केट का बड़ा है तो उसके हिसाब से रखोगे, तो आपको बड़ा चैनल यूज करना पड़ेगा। साइज छोटा है तो छोटे चैनल के मतलब छोटी कंपनी मार्केट साइज के लिए आप बड़ा चैनल यूज ना करें तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। अगर आपके 50 कंज्यूमर है तो आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। अगर आपके 50,000 कंज्यूमर है तो आप डायरेक्टली उसको नहीं कर सकते, वहां पर आपके लिए दिक्कत आने वाली है, ठीक है। इसको हटा दें आप। ऐसे ही आपका जो सर्विस रिक्वायरमेंट, अगर आपको सर्विस कंज्यूमर कहता है कि भैया मुझे सर्विस रिक्वायरमेंट अच्छी चाहिए, सर्विस क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो आप जो है वो लोअर चैनल को आप यूज करोगे। अगर ठीक है भैया आपको सर्विस क्वालिटी पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो उसके हिसाब से आप रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट वैरायटी। अगर प्रोडक्ट की वाइड वैरायटी आपकी है तो बड़ा चैनल यूज करोगे, कम वैरायटी है तो शॉर्ट चैनल यूज करोगे। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपका कैसा है, प्रोडक्ट आपका कैसा है का क्या मतलब है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से आप उसको चैनल को यूज करोगे, ठीक है। नेचर ऑफ द मार्केट कैसा है, मार्केट जो वो किस तरीके की कंज्यूमर मार्केट है या कमर्शियल मार्केट है, तो उसके हिसाब से आप अपना उस पर डिपेंड करो। कॉम्पिटिटर का चैनल क्या है, इसमें देखो कोई हर्ज नहीं होता कि हम कॉम्पिटिटर के चैनल को कॉपी करें, मतलब देख ले कि कॉम्पिटिटर ने किस तरीके का चैनल यूज कर रहा है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरीके का नेटवर्क यूज कर रहा है, तो उसको भी हम देख सकते हैं। हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि चैनल से हमारी कॉस्ट लगी होती है और कॉस्ट से हमारे जो कंज्यूमर की वैल्यू अटैच होती है, ठीक है। फाइनेंशियल एबिलिटी ऑफ द चैनल मेंबर, के जितने भी हमारे चैनल मेंबर है, होलसेलर, रिटेलर और इन सब का जो फाइनेंशियल एबिलिटी है वो कैसी है, ठीक है। ये अगर अच्छे हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, तो हम इजीली डील कर सकते हैं, पता चले इनके पास पैसा ना हो, ये खुद कंगले पड़े हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी दिक्कत आ जाती है। फाइनेंशियल, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मतलब कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी कैसी पोजीशन में स्टैंड कर रही है, तो उस पर आपका डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ चैनल, आपकी जो चैनल है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, तो इस पर भी आपका फर्क पड़ता है, तो उसके हिसाब से कंपनी जो वो अपना देखेगी कि भाई हर एक चैनल की अपनी कॉस्ट होती है, जीरो चैनल वन जीरो पे तो नहीं रहेगी आपके, वन पे, टू पे, थ्री पे, मतलब उसके हिसाब से कंपनी
डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मतलब उस पर कितना कितना आपकी कॉस्ट आ रही है, तो उसके हिसाब से भी कंपनी जो अपना प्राइस सेट करेगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं प्राइसिंग को लेके और प्लेस को लेके, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए, और अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इससे मिलने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को शेयर करें। तो जल्द ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और हमारी प्रीवियस वीडियो को देखते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर करें। थैंक यू गाइस, जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम।